छोटे से अमेरिकी शहर में ये एक शांत दिन है। हल्की हवाएं और गर्म दिन। एक शांत साधारण रविवार, जिस दिन बहुत कम लोग अपना अलार्म सेट करते हैं और बहुत से सुबह तक भी सो रहे होते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां हर कोई किसी को जानता है और भरोसा करता है, और फिर अच्छे पड़ोसी होते किस लिए हैं। जबकि उसकी पत्नी अभी भी आराम से सो रही है। अपनी मिड 60s में एक रिटायर्ड व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करने का फैसला करता है। अपने एक हाथ में रोड और दूसरे हाथ में एक टैकल बॉक्स पकड़े वो स्थानीय नदी के किनारे मछली पकड़ने के अपने पसंदीदा स्थान की ओर बढ़ता है। उसने एक अच्छे तरीके से कटा हुआ सैंडविच भी अपने पुराने मेटल लंच बॉक्स में रखा है। ये छोटा शहर बहुत सुंदर है, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे वहीं रोक देता है। कुछ बड़ा पानी में तैर रहा है। वो जम जाता है। वो अपने मन को ये कहना चाहता है कि ये कोई कचरा है या मिट्टी का ढेर किसी ने यहाँ फेंक दिया है, लेकिन उसका दिल जानता है कि पानी में जो तैर रही है वो एक मानव लाश है। कुछ ही समय के बाद स्थानीय शेरिफ डिपार्टमेंट घटना स्थल पर आकर उस शरीर को पानी से बाहर निकालता है। ये एक बहुत ही अजीब घटना है, क्योंकि यहाँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस अनोखे छोटे से शहर में वर्षों से कोई हत्या नहीं हुई थी। जब वो शरीर को पलटते हैं तो ये कौन है ये जानना मुश्किल नहीं होता। एक जाने माने स्थानीय व्यक्ति का पीला पानी से फूला हुआ चेहरा, जिसकी आंखें भी बिल्कुल ब्लैंक हो गई हैं और वो उनको घूर रहा है। पास इकट्ठे हुए लोग इसे देखकर डर जाते हैं। शहर में हुई आखिरी हत्या को हुए बरसों हो गए, लेकिन जिस समय वो आखिरी हत्या हुई थी तो इसका प्राइम सस्पेक्ट यही व्यक्ति था। 10 साल पहले वो एक सफल मैकेनिक था, लेकिन ये सब तब बदला जब उसकी पत्नी एक खेत में मृत मिली। उसके चेहरे पर किसी तरह की भारी चीज से मारा गया था। ये एक भयानक अपराध था, इस शहर का अब तक का सबसे भयानक अपराध। रिपोर्टर्स इसे कवर करने पूरी स्टेट से आए और तभी इस दुखद घटना के चारों ओर बंधे रहस्यों का जाल सही मायनों में सुलझने लगा। शहर में सब लोग जानते थे कि ये व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच वास्तव में कुछ समस्या थी। वो अपने से आधी उम्र की महिलाओं से संबंध बनाने के लिए जाना जाता था, और अफवाहें ये थी कि उसकी पत्नी अपने पति द्वारा बार बार धोखा दिए जाने से थक गई थी और अब वो उससे डाइवोर्स लेने वाली थी। और इन्हीं सब बातों के कारण जो सबको पता थी, अब इसका फैसला कोर्ट में ही होने वाला था। लेकिन इन अफवाहों के कुछ ही समय बाद ये पता चला कि वो मर चुकी है। जल्द ही उंगलियां उठी और स्वाभाविक रूप से ज्यादातर उसके पति के ऊपर। उसने लॉयर हायर किया और उस पर लगे हर आरोप का विरोध किया, लेकिन जनता की अदालत में वो पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। हालांकि यही एकमात्र अदालत थी जिसमें उसे दोषी माना गया था। इतने सबूत होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी की हत्या का दोषी नहीं साबित हुआ और उसे सभी आरोपों से बरी करते हुए मुक्त कर दिया गया। शहर में उसकी रेपुटेशन गंभीर रूप से गलत होने के बावजूद भी उसने एक और शादी की, और फिर उन अफवाहों और इस हत्या की कहानी पर समय के साथ साथ धूल पड़ने लग गई, और फिर उसकी पत्नी की हत्या हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रही। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए फिशरमैन, कुछ स्थानीय लोग और कुछ पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति के मृत चेहरे को घूरते हैं। उसका यह फूला हुआ शरीर नदी के किनारे है। एक पुलिस अधिकारी उसके सर को ऊपर उठाने के लिए ग्लव्स पहनता है और देखता है कि उसके गले पर एक लंबा गहरा घाव है जिसने हड्डी तक को काटा है। उसका गला काटा गया है और जिसने भी ये किया है वो बहुत खतरनाक है। पीड़ित की पहचान की पुष्टि हो गई, लेकिन जैसे हत्या का तरीका था, बस एक ही सवाल बचता है, उसकी हत्या किसने की? कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति एक लंबी नींद के बाद अपने बिस्तर पर उठता है। उसकी पत्नी, जिससे शादी किए हुए उसे 5 साल बीत चुके हैं, वो कुछ समय पहले ही नीचे आई और अब नाश्ता बना रही है। वो अपनी आंखों को मलकर जमाई लेता है। ये एक सनी डे है, शांत, और उसे नाश्ते की गंध भी आ रही है। वो मुस्कुराता हुआ उठकर कपड़े पहनता है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वो अपनी पत्नी को गुनगुनाता हुआ सुन सकता है। किचन में आकर वो उसको पुकारता है और वो वहीं जम जाती है। उसका शरीर हिलने लगता है। क्या वो डरी हुई है? उसे समझ नहीं आती। वो आगे बढ़ता है। अचानक वो मुड़कर चिल्लाती है जैसे कि वो एक घुसपैठिया है जिसने कोई मास्क पहना है और चाकू पकड़ा है। वो उसे बताता है कि ये वो है, सब ठीक है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है और पुलिस को फोन करने की धमकी भी देती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट करती है। उसकी युवा पत्नी फ्रैंक बैन को पकड़कर घुमाती है जो उसके चेहरे पर लगता है। वो दर्द, सदमे और डर के कारण चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागता है। क्या हो रहा है?
क्या उसकी पत्नी पागल हो गई है? उसे तुरंत मदद की जरूरत है। वो अपने घर से भागकर बाहर आता है, लेकिन उसे यहाँ भी कोई सुरक्षा या आराम नहीं दिख रहा, केवल भ्रमित और जज करने वाले अपने पड़ोसियों के चेहरे। वो सभी उसको बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि उसकी पत्नी देख रही थी, जैसे कि वो सभी कह रहे हो, तुम कौन हो? वो भागता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे केवल वही घूरते चेहरे ही दिखते हैं। वो सभी उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो कोई पागल हो, ना कि कोई ऐसा जो क्रूर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ है। जबकि दूसरी ओर उसके घर पर उसकी पत्नी पुलिस को कॉल करके उस अजनबी के बारे में बता रही है, जो अभी अभी उसके घर में घुसा था और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ डिपार्टमेंट के डिप्टी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। एक व्यक्ति की लाश नदी में मिलती है और इससे पहले कि वो उसकी पत्नी को इसकी खबर दें, उसकी पत्नी ये रिपोर्ट करने के लिए फोन करती है कि एक अजनबी उसके घर में उस पर हमला करने आया था। क्या ये और स्पष्ट नहीं हो जाता कि यही अजनबी उसके पति की हत्या के पीछे है? ये जानते हुए कि हर कोई इस छोटे शहर में एक दूसरे को जानता है, तो फिर उसके पति का हत्यारा और उसके घर में घुसने वाला कोई शहर के बाहर से आया था, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर, या वो जिसके पैसे उसके पति ने लौटाने थे। ये देखते हुए कि वो जिस तरह का व्यक्ति था, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने कुछ ऐसा किया होगा जिस कारण कोई उसे मारना चाहता है। और फिर यहीं पर ये केस क्लोज होता है। अब जो बचा है वो केवल इस पागल व्यक्ति को पकड़कर उसे न्याय देना है, पर जल्दी, ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचा सके। लेकिन वो उसे किस तरह का न्याय देंगे? खैर, इसका निर्णय तो बाद में ही होगा। जैसे वो व्यक्ति पागलों की तरह भागना जारी रखता है, आगे बढ़ता हुआ मदद के लिए चिल्लाता हुआ, अफवाहें फिर से शहर में फैलने लगती हैं। आखिरकार ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, बातें जल्द फैल जाती हैं। आधे शहर को उस व्यक्ति के बारे में पता लगने में देर नहीं लगती, जो नदी के किनारे मृत पाया गया था, जिसका गला कटा हुआ था। और वही पागल जिसने उसे मारा, उसने उसकी युवा पत्नी को मारने का प्रयास किया और वो बाल बाल बची। क्या ये हत्यारा शहर के बाहर से आया है और अब वो साइकोपैथ की तरह शहर की गलियों में भाग रहा है? आम सहमति बनाने में देर नहीं लगी। ये स्पष्ट है कि यदि उसे छोड़ दिया गया तो ये बाहरी व्यक्ति केवल और लोगों को चोट पहुंचाएगा। अगला कौन होगा? ये उनमें से कोई भी हो सकता है। शहरवासी डर, परेशानी और असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर पैरानॉइड। वो उस पागल व्यक्ति की छाया को हर जगह देख सकते हैं। अगर वो खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और नदी में इस व्यक्ति की मौत का बदला लेना चाहते हैं, तो उन्हें न्याय अपने हाथों में लेना होगा। ये घुसपैठिया उनके शहर की शांति को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अब केवल एक ही रास्ता है। वो अपने हथियारों को निकालते हैं और शॉटगन्स, हैंडगन्स और राइफल्स पकड़ते हैं। बिना बंदूक वाले बैट्स, हैमर्स और नाइफ्स पकड़ते हैं। कुछ शॉवल्स और पिचफॉक्स भी उठा लेते हैं। ये पागल व्यक्ति खतरनाक है, लेकिन वो गिनती में ज्यादा हैं। सब मिलकर वो उसे तलाश करके वो देंगे जिसका वो हकदार है। वो आदमी अभी भी भाग रहा है, दर्द में, ये सोचता हुआ कि सब लोग कहाँ चले गए हैं। उसका जीवन बिखर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि क्यों। क्या ये सब एक बुरा सपना है? क्या वो पागल हो रहा है? कुछ ही पल में उसे कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। लोग चिल्लाते हुए, जाप करते हुए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो उन सबको रुककर घूरता है। गन्स, नाइफ्स, पिचफॉक्स, टॉर्चेस, सब कुछ। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखता है और कुछ उसकी ओर इशारा करते हैं। वहां है वो, पकड़ो इसे। तभी उसे ये पता चलता है कि किसी कारण ये सभी लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। तब वो मुड़कर भागना शुरू करता है। वो पागल नहीं हुआ, ये सब पागल हो गए हैं। वो उनके कदमों की आवाजों को सुन सकता है। वो गोलियों से बचता है जो उसके करीब से गुजरती हैं। कुछ उस पर पत्थर भी मारते हैं। ये सभी लोग ये डरे नहीं हैं, ये शुद्ध करूर में है। ये सब उसे दिन दहाड़े मारना चाहते हैं। वो कुछ और लोगों को चिल्लाता हुआ सुनता है, खूनी, खूनी हो तुम, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। अपने मन में वो सोचता है कि ये सब क्या है। उसकी पहली पत्नी, वो तो बरी हो गया था और ये बहुत साल पहले था। ये सब अब उसका बदला क्यों लेंगे? अब लेकिन क्यों? क्या? और तभी उसे दूसरे छोर से एक पुलिस क्रूजर आती दिखती है और वो राहत की सांस लेता है। ये उसे इन पागलों से बचा लेंगे। कार रुकती है और जाने पहचाने पुलिस अधिकारी बाहर निकलते हैं। इस अजीब स्थिति को देखते हुए वो दोनों शांत दिखते हैं। दर्द, थकावट और आतंक से जूझते हुए वो उनकी ओर बढ़कर उनसे विनती करता है। वो लोग अब भी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसे मदद चाहिए, उसे वास्तव में मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने लगता है, उसे ये पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स वो नहीं है जो उसकी मदद करेंगे।
उनमें से एक अपनी बेल्ट से एक बैटन को निकालकर उसके चेहरे पर मारता है, जिस कारण उसकी चीक बोन टूटती है और वो दर्द से कराहता है। इससे पहले कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, दूसरा पुलिस ऑफिसर बैटन को उसकी टांग पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। वो दोनों से पीटना शुरू करते हैं, जबकि वो अपने टूटे हुए दांतों के साथ दया की भीख मांगता है और कुछ ही पल में वो सभी लोग भी आ जाते हैं। एक अंतिम वार के साथ सब कुछ गायब हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ये रात का समय है और उसे अपनी कलाई और गर्दन पर कुछ महसूस होता है। भारी रस्सियों ने उसे पकड़ा हुआ है, उसके हाथ भी इसी से बंधे हैं और उसकी गर्दन पर बंधी रस्सी को वहां लगे एक पेड़ की शाखा से लटकाया गया है। उसके पैर केवल एक छोटे से स्टूल पर मुश्किल से आ रहे हैं। शहर के लोगों ने उसे घेरा हुआ है, सभी हथियारों से लेस है और उसे घूर रहे हैं और रोशनी का एकमात्र स्रोत उनकी जलती हुई मशालें हैं। शेरिफ लोगों के आगे खड़ा है और उसकी पत्नी रोती हुई शेरिफ की बगल में। क्रूर चेहरे के साथ वो कहता है कि हत्या के अपराध के लिए उसे दोषी पाया गया है और उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि वो मर नहीं जाएगा। और फिर जब शेरिफ नदी से निकाले गए मृत व्यक्ति की तस्वीर उसे दिखाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। क्या? नहीं, जरूर कोई भयानक भूल हुई है। मैंने इसे नहीं मारा, ये तो मैं हूँ, मैं ही हूँ, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, उसकी पत्नी आगे बढ़ती है और उसके पैरों के नीचे से स्टूल को पीछे कर देती है। हालांकि डर, पैरानोया, लोगों की मानसिकता और ये हिंसा दुखद रूप से स्वाभाविक और मानवीय लग सकती है, लेकिन इन सब को करने वाली चिंगारी निश्चित रूप से अमानवीय थी। ये SCP-3852 है, जिसे स्मॉल टाउन जस्टिस के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले SCP-3852-1 से मिलें। आपकी गट फीलिंग कुछ भी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसे नहीं पहचानते। ये एक अज्ञात लाश है और SCP-3852 फिनोमेना में एक मुख्य फैक्टर भी। SCP-3852-1 की कई इंस्टेंसेस हैं और ये सभी फिजिकली और बायोलॉजिकली समान हैं। और अगर कभी आपका सामना इनमें से किसी से होता है, यदि SCP फाउंडेशन समय पर ना आ पाई तो कुछ भयानक होगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन अज्ञात लाशों में से एक ईस्ट कोस्ट पर या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिडवेस्ट में 2000 से अधिक लोगों की आबादी वाले एक छोटे से शहर की सीमा के भीतर प्रकट होगा। SCP-3852-1 लाश को देखने के बाद SCP-3852 का फिनोमेना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेंस में कोई आंतरिक या बाहरी चोट न होने के बावजूद भी इसके अनोमलस इफेक्ट्स के शिकार लोगों को ये विश्वास होगा कि ये उनके शहर का ही एक व्यक्ति है जिसकी हाल ही में हत्या की गई है। लेकिन तथ्य ये है कि यही पीड़ित उसी शहर में अभी भी जीवित होगा। शुरू में ये माना जाता था कि शिकार की सिलेक्शन या SCP-3852-2 पूरी तरह से रैंडम होती है, लेकिन जब SCP-3852 की और घटनाएं सामने आईं, जिनमें से पहली घटना को 1978 में रिकॉर्ड किया गया, तो एक पैटर्न दिखने लगा। ये पता चला कि पीड़ित वो सभी लोग थे जिनके बारे में ये माना जाता था कि उन्होंने अतीत में कुछ गंभीर अपराध किए थे, लेकिन जिन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया या उनके चार्जेस को हटा दिया गया। लेकिन जब ये घटना शुरू होती है तब एक अजीब बात देखने को मिलती है। जबकि लाश शहर के कई नागरिकों के लिए पीड़ित की पहचान ले लेगी, तब वास्तविक शिकार एक अजनबी बन जाएगा, कोई आउटसाइडर, ऐसा जिसे संदेह के साथ देखा जाता है। और जल्द ही ये पैरानोया और अंत में बेकाबू क्रोध में बदल जाता है। लेकिन लोगों का उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा एक बात है, लेकिन एक पूरा शहर जो सिविल वॉर के रूप में हमले की तैयारी करता है, ये कुछ और ही है। लोग हथियारों सहित आरोपी की तलाश में निकलेंगे। इस प्रोसेस के दौरान यदि शहर में कोई भी उन्हें रोकने का प्रयास करता है, जैसे कि जब लोग आरोपी की ओर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो मॉब स्थिति से निपटने के लिए हर हद को पार कर जाता है। जैसे कि बहुत सी SCP-3852 घटनाओं में हुआ है, ये सभी बहुत क्रूर हो जाएंगे। ये अनुमान लगाया गया है कि प्रभावित कम्युनिटी के 11 से 27% के बीच लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और जब वो आरोपों को नहीं मानते तो उन पे न्याय को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया जाएगा और फिर अंततः हिंसा फैलेगी, जैसा कि हमेशा होता है, और कोई नहीं बचेगा। जब ये सब शुरू करने वाला पीड़ित आखिरकार मिल जाता है तो उसे हिंसक रूप से मार दिया जाएगा, जिस बिंदु पर शहरवासी सामान्य रूप से व्यवहार करने लगेंगे और जीवन फिर से ऐसा हो जाएगा कि जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। बाद में जो कुछ भी हुआ लोग उसे सही से नहीं बताएंगे, लेकिन किसी को भी इस हिंसा में भाग लेने या इसको देखने से किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म ट्रॉमेटिक प्रभावों का अनुभव नहीं होता है। चूंकि इस फिनोमेना को पहली बार 1978 में नोट किया गया था, SCP फाउंडेशन ने अब तक ऐसे 16 अलग अलग SCP-3852 की घटनाओं को रिकॉर्ड किया है
जिनमें से कुछ को ऑफिशियल फाइल्स में भी जोड़ा गया है। एक घटना जिसे EV 385207F3T लेबल किया गया है, ये फाउंडेशन द्वारा सामना की गई सबसे पहली घटना थी। इस 3852 घटना के दौरान इंडियाना के एक छोटे से शहर में 368 लोगों को अनोमली के प्रभाव के कारण लाया गया था, जब उनका सामना SCP-3852-1 के शरीर के साथ शहर के बीच में हुआ और उसे एक अनएम्प्लॉयड 28 वर्षीय स्थानीय व्यक्ति के रूप में देखा गया। नागरिकों को उस अभी भी जीवित व्यक्ति पर हमला करने में देर नहीं लगी, जिस कारण उसे उनसे बचने के लिए भागना पड़ा। लेकिन एक नदी को पार करने और शहर से भागने की कोशिश करते समय अंततः वो शहर के लोगों के हाथ आ गया। उसे नदी से निकालकर बुरी तरह मारा गया और फिर उसे घसीटकर वापस शहर के चौक में उसकी अपनी हत्या करने के लिए फांसी दे दी गई। SCP फाउंडेशन ने अनोमलस SCP-3852-1 लाश को बरामद करने के बाद शहर वासियों से बातचीत की और उन्हें एमनेस्टिक्स दिया। 18 साल बाद ओहायो में एक और बुरी घटना घटी, जिसे EV 3852-15C1 के लेबल दिया गया। उस समय 572 लोग SCP-3852 के प्रभाव में आए, जब पास के एक स्कूल यार्ड में हेक्टर नाम के कंट्रोवर्शियल लोकल व्यक्ति की लाश मिली। हेक्टर एक पूर्व फैक्ट्री वर्कर था, जब तक कि वो शराब पीकर उस एक्सीडेंट में शामिल नहीं हुआ, जहां एक और गाड़ी के ड्राइवर की मौत हुई। इस एक्सीडेंट के कारण उसका निचला शरीर पैरालाइज हो गया। जब ये लाश मिली तो इस अपराध का संदेह तुरंत असली हेक्टर पर आया। जहां लगभग 23% कम्युनिटी ने इन आरोपों को नहीं माना, तो वो भी हेक्टर के जीवन को न्याय देने की विरुद्ध भावना रखने वाले इस हिंसक लोगों का निशाना बने। जब बाद में इनके रिंग लीडर 52 वर्षीय मैथ्यू स्कॉट का इंटरव्यू किया गया, तो फाउंडेशन ने ये पाया कि ना तो उसने और ना ही किसी और ने इस अजीब संयोग पर ध्यान दिया कि हेक्टर का हत्यारा भी उसी आकार का एक पैरालाइज्ड व्यक्ति था। और जैसा अनुमान था, इस सब में शामिल किसी भी व्यक्ति को इस अपराध का और यहाँ तक कि न्याय की खोज में किए गए कार्यों के बारे में पूरी तरह जानकारी थी ही नहीं। हेक्टर और जिन लोगों ने उसका बचाव करने का प्रयास किया, उनका पीछा करते हुए ये सभी लोग एक वीरान ब्राउन में चले गए, जहां उन्होंने हेक्टर को बाहर घसीटा और उन सभी की बेरहमी से हत्या कर दी। MTF एप्सिलॉन 6, जिन्हें विलेज इडियट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो ऐसे छोटे शहरों में अनोमली से लड़ने में सफल हैं, उनको SCP-3852 के शरीर को और यहाँ हुई घटना को संभालने के लिए बुलाया गया। लेकिन किसी तरह इस घटना की वीडियो कुछ सालों बाद YouTube पर आ गई, जिसने फाउंडेशन के लिए चीजें मुश्किल कर दी। जिस कैमरामैन ने ये वीडियो बनाई और शायद अपलोड भी की, इसकी जांच चल रही है, और यदि आपके पास भी उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी है तो उसे तुरंत किसी भी फाउंडेशन एजेंट को दें, ताकि उसे ठीक से मेरा मतलब डीब्रीफ किया जाए। SCP-3852 एक अविश्वसनीय अनोमली है, क्योंकि सबसे संभव सिनेरियो में भी कम से कम एक व्यक्ति को मरना ही होगा। SCP-3852 के इफेक्ट से शहर को मुक्त करने के लिए SCP-3852-2 नामित पीड़ित को मरना ही पड़ता है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब विलेज इडियट्स को SCP-3852 के लिए उस शहर में भेजा जाता है, तो उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वो जितनी जल्दी संभव हो SCP-3852-2 को खत्म करके इससे प्रभावित लोगों को एमनेस्टिक्स दें, ताकि और हिंसा से बचा जा सके। जिसके बाद वो SCP-3852-1 की लाश को कंटेनमेंट साइट पर वापस लाते हैं। स्वाभाविक रूप से SCP फाउंडेशन छोटे शहरों में उत्पन्न होने वाले अजीब गतिविधियों की तलाश करती रहती है, इस डर से कि कहीं कोई और SCP-3852 घटना ना हो जाए। ये प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं है कि अगली घटना कहाँ होगी, लेकिन ये देखते हुए कि कहीं भी जहाँ 2000 से अधिक लोग हैं, ये या तो ईस्ट कोस्ट बनता है या फिर मिडल वेस्ट, जहाँ पर इसके होने की संभावना ज्यादा है, और इसीलिए इसे कैटर क्लासिफाई किया गया है। ये तथ्य कि SCP-3852 आरोपी अपराध के कुछ पूर्व इतिहास वाले लोगों पर हमला करता है, फिर भी इसे रोकना संभव नहीं है। आखिरकार हर छोटे शहर में, चाहे वो जितना भी खाली हो, अपने सीक्रेट्स रखता है। SCP-3852 उन सीक्रेट्स पर रोशनी डालने का एक तरीका है। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-056 अ ब्यूटीफुल पर्सन देखें, एक ऐसा सुंदर अनोमली जो भयानक चीजें कर सकता है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और अपने प्यार को लाइक के रूप में छोड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही।